नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क मेंस का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा कि मुझे कैसा लेवल लगा एग्ज़ाम का और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे इसमें। और अभी मैं बस में दोस्तों आ रहा था तो मैंने GA के क्वेश्चन सोचे कि मतलब क्या क्या आए थे, तो मैंने लिख के रखे कुछ, तो मैं आपको बताऊँगा अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते स्टार्ट। तो दोस्तों GA में सबसे पहले क्वेश्चन आया था UPI लाइट की मतलब कितनी लिमिट है ट्रांजैक्शन की। UPI लाइट X था, है ना। तो अभी लेटेस्ट में 9-10 तारीख को कुछ 1000 कर दिए, 500 की जगह 1000। तो मैंने पहले 1000 टिक किया था, लेकिन इतना लेटेस्ट तो नहीं पूछेंगे ऐसा मुझे लगा। तो UPI लाइट की लिमिट 500 ही थी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन था दोस्तों आभा ID में कितनी डिजिट होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें 14 डिजिट होते हैं। बाद में बायो E3 इस पे ऊपर क्वेश्चन था। तो इसमें 3 E कौन कौन से ये पूछा था। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे तो 3 E आ रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। बाद में 2000 मिलियन डॉलर का लोन किसने सैंक्शन किया है इंडिया को, ये क्वेश्चन था। ADB था उसका आंसर, $200 मिलियन लोन, ठीक है। बाद में क्वेश्चन था, बाद में एक नेशनल स्पेस डे का थीम पूछा था उन्होंने, नेशनल स्पेस डे थीम। बाद में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से कौन सी कंपनी ICC हुई है, मतलब इंश्योर क्रेडिट कंपनी का क्या उसका लॉन्ग फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो CIC से ICC कौन सी कंपनी हुई है ये पूछा था। तो लार्सन एंड टुब्रो इसका आंसर था, ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो आंसर था इसका। बाद में दोस्तों FATF का हेडक्वार्टर पूछा था उन्होंने, FATF, ठीक है। ये तो एकदम स्टैटिक वाला क्वेश्चन हो गया। बाद में लार्जेस्ट वेटलैंड पूछा था। तो लार्जेस्ट वेटलैंड तो मतलब लार्जेस्ट वेटलैंड वाला स्टेट तो तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे UP है। तो लेकिन उन्होंने लार्जेस्ट वेटलैंड नहीं पूछा था। आप मोस्टली मॉक में देखोगे तो यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था कि कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्विच कर दिया था एग्ज़ाम में, मतलब थोड़ा सा अलग बना लिया था। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें एरिया ज़्यादा है मतलब वेटलैंड का, ये क्वेश्चन था। तो मैंने इसका आंसर UP किया है। दोस्तों आप मुझे कंफर्म करके बताना UP है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं इसका अलग आंसर है, बट आप मुझे कंफर्म करके ज़रूर बताना। बाद में दोस्तों शिखर धवन अभी रिटायर हुए थे, तो उनका कौन सा रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा पूछा था। तो दोस्तों मैंने इनका फास्टेस्ट 100 वाला रिकॉर्ड मैंने टिक किया, मतलब फास्टेस्ट 100 टेस्ट में। तो आप भी इसका भी आंसर मुझे एक बार कंफर्म बताना, ठीक है। तो और बाद में मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम डेवलप किया है, मुझे एग्जैक्टली कौन सा सिस्टम है क्या ये कुछ पता नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन थे TB था ऑप्शन, और कुछ कैंसर था ऑप्शन, और हाइपरटेंशन था ऑप्शन। मैंने हाइपरटेंशन टिक किया है, बट मुझे लग रहा है ये गलत है, ठीक है। तो आप ये भी मुझे कंफर्म करके ज़रूर बताना। बाद में बल्क डिपॉजिट, ये तो RRB PO में भी एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बल्क डिपॉजिट की लिमिट कितनी की है अभी, ये क्वेश्चन था। बाद में और कौन सा क्वेश्चन था, NPS स्कीम में गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये क्वेश्चन था, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन करती है। बाद में DSII डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर, ये पिछले साल SBI क्लर्क में भी एज इट इज़ क्वेश्चन था। तो इसमें NIACL, LIC और GIC ये आएंगे इसका आंसर। बाद में NBSL, इसमें B का लॉन्ग फॉर्म पूछा था। NBSL ये NPCI ने डेवलप किया है, तो B का लॉन्ग फॉर्म पूछा था। तो मैंने इसका भीम आंसर था, लेकिन मेरा इसका ये भी गलत हुआ, मैंने कुछ बिल पे किया था आंसर, ठीक है।
बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हाँ टाटा पावर सोलार सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ टाइप किया है सोलार फाइनेंस करने के लिए, तो ICICI के साथ किया था, ठीक है। और बाद में दोस्तों हाँ स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन था, उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स दिए हुए थे और उनको खेलने वाले प्लेयर का नाम दिया हुआ था, तो ये मेरा गलत हुआ था क्वेश्चन, मैंने इसमें स्वप्निल कुशवाहा को टिक किया था, तो इसका आंसर अलग है कुछ, तो इसमें ऑप्शन थे नीरज चोपड़ा वगैरह, है ना, तो ये आंसर थे इसमें, आंसर ऑप्शन थे। 17 नंबर का क्वेश्चन, हाँ UPI लिमिट कितनी कर दी है टैक्स के लिए, तो 5 लाख कर दी है टू टैक्स, ठीक है। बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मतलब कौन से फंड आते हैं गवर्नमेंट के, ये क्वेश्चन था। बाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की को मतलब उनका कितना कर देना है, मतलब जैसे अभी NBFC का 15% है तो उन्हें 14% करना था 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो उन्हें 14% करना है। बाद में 14% क्या करना है, रिस्क टू रिस्क रेशियो मतलब CRAR करना है उन्हें 14%, ठीक है, ये क्वेश्चन था। बाद में एग्री क्लिनिक के ऊपर क्वेश्चन था और एक सॉइल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन था, सॉइल हेल्थ में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, कौन कौन से मतलब सॉइल हेल्थ में बेनिफिट कौन कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। अभी इतना ही मुझे याद है, ठीक है, तो इतना ही मैं बता पाऊँगा आपको अगर कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप भी कमेंट करके नीचे बता देना क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बाकी सेक्शंस की और मेरे अटेम्प्ट की, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश इसमें थोड़ा सा मतलब जैसा रेगुलर एग्ज़ाम्स में आता है इंग्लिश, एक मिनट दोस्तों अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में मॉडरेट टू टफ ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मेरी इंग्लिश एवरेज ही है और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने तो अच्छे किए होंगे मार्क्स अटेम्प्ट, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसमें 6-7 क्वेश्चन DI अपना एरर डिटेक्शन के थे और बाद में 3 पैसेज थे दोस्तों, इसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे उसमें, और केयरफुली पढ़ने के बाद भी थोड़े से क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चन डिटेल में थे थोड़े से, तो ये था इंग्लिश में। और हाँ इंग्लिश में और एक क्वेश्चन था, हाँ पैराजम्बल थे छोटे छोटे वाले, बाद में क्लोज टेस्ट थी और थोड़े से मतलब मॉक जैसा रहता है, मॉक लेवल से थोड़े से अलग क्वेश्चंस थे, है ना, तो ये था इंग्लिश का। और क्वांट में दोस्तों 3-4 DI हुई थी, 3 DI थी नॉर्मल और 2 कैसलेट थी, एक कैसलेट 2 मार्क्स की थी और एक कैसलेट 5 मार्क्स की थी। तो जो 2 मार्क्स की कैसलेट थी दोस्तों उसमें 2021-22 का डेटा दिया हुआ था ABCD में से, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा उसमें मैं फंसा, उसमें 3-4 मिनट मेरे वेस्ट हुए और वो सॉल्व नहीं हुई मेरे से कैसलेट। बाद में और एक दूसरी कैसलेट थी 5 क्वेश्चन वाली, वो मेरे से सॉल्व हो गई थी, वो इजी थी दोस्तों कैसलेट। बाद में थोड़ी सी DI इसकी फर्स्ट वाली जो DI थी वोटिंग वाली, उसके क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे उसके मैंने 2 क्वेश्चन किए शायद 5 में से। और एक DI थी, पाई चार्ट भी था उसमें और टेबल भी था शायद, हाँ, तो वो एक DI मैंने की। बाद में सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन भी थे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे। बाद में नंबर सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ मतलब नॉर्मल वाली नहीं थी, नंबर सीरीज़ मतलब A12, 13, A+72 ऐसे दिए हुए थे और इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसे उस पर 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ए की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस प्रकार की नंबर सीरीज़ थी। और अरिथमेटिक थे कुछ, एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड वर्क का, नहीं टाइम एंड वर्क नहीं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन मैंने टिक किया था, बट मैंने लास्ट में जाके उसे अनटिक कर दिया क्योंकि मुझे उस पर डाउट था, बट शायद मुझे लग रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन ठीक है आंसर इसका, बट ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं। और बाद में दोस्तों बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, इसमें काफ़ी कम अटेम्प्ट रहे मेरे और थोड़ा सा मुझे
मतलब मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस ही कहूँगा मैं रीजनिंग सेक्शन में, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपकी हो तो आप आसानी से कर लेते हो क्वेश्चंस, बट इसमें मैं इजी वाली पज़ल में फंसा रीजनिंग में। डिजिग्नेशन वाली पज़ल थी, 2 ही वेरिएबल थी इसमें, बट मैंने इसमें कंडीशन एक गलत लिख ली, तो उस वजह से मैं फंसा। और बाकी वाली जो 2-2 मार्क के पज़ल थे, उसमें एक पज़ल होने लायक था, बट मैं इसमें फंसने की वजह से मैं तो वो कर भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया, क्योंकि यही डुएबल था। तो मैंने इसे फिर से फ्रेश पेज पे लेके फिर से मैंने पज़ल स्टार्ट किया था, वो डेजिग्नेशन वाला, तो वो मेरे से बन गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों ओवरऑल लेवल। जीए का लेवल दोस्तों, जीए कि मतलब जैसा आरआरबी प्योर क्लर्क में जैसा था पेपर, वैसा बिल्कुल नहीं था, पढ़ा हुआ लग रहा था, बट ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्ट आंसर आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने तो मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में तुक्के ही लगाए काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब डीप में क्वेश्चंस थे दोस्तों, तो आपको मतलब डीप में पढ़ना होगा, तभी आप उसके आंसर कर सकते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे नॉर्मल, बट कुछ क्वेश्चन थे डिटेल में। तो दोस्तों अभी मेरे कितने अटेम्प्ट रहे इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, एक मिनट, इंग्लिश में दोस्तों मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 25। एक्यूरेसी का मैंने इसमें पूरा ध्यान रखा है, बट गलत हो सकते हैं क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं। बाद में कॉन्ट में मैंने 27 अटेम्प्ट किए दोस्तों, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन और होने चाहिए थे, 30 प्लस होने चाहिए थे इसमें, क्योंकि कॉन्ट इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, बट मैं बीच में फंसा, मेरे से नहीं हुए। कॉन्ट में 27 ही हुए मेरे से, और बाद में रीजनिंग में सिर्फ 18 ही मेरे से हुए क्वेश्चंस। इसमें मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किए, एक पज़ल किया, कोडिंग डिकोडिंग नहीं किया मैंने, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे शायद, और सिलॉक्स किए मैंने, तो ये ऐसा किया मैंने। इसमें सिर्फ 1-1 मार्क के क्वेश्चन ही है रीजनिंग के, ये 2 मार्क का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग में, है ना। और इसमें जीए में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों, और 24 में से मुझे कितने 22 याद है अभी, और उसमें से मेरे मतलब 17-18 सही होंगे, मैंने चेक किया, तो शायद मेरे 16-17 मार्क्स आ सकते हैं। 24 अटेम्प्ट किए मैंने, बाकी पूरा अभी देख लेते हैं क्या होता है फाइनल रिज़ल्ट का। बट मतलब होप तो मैं नहीं रखूँगा इससे, क्योंकि इतने मतलब एकदम बढ़िया भी अटेम्प्ट नहीं है मेरे, तो होप नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी IBPS PO है, SBI PO, SBI क्लर्क है, उस पर ही टारगेट करेंगे हम लोग। अभी IBPS क्लर्क अभी उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट है, अप्रैल में है, तो अभी फोकस IBPS PO पे रहेगा। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रहे, ओवरऑल कितने रहे, 8 4 12 4 17 94 मेरे अटेम्प्ट रहे। ठीक है, तो दोस्तों आप भी अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना स्टेट भी मेंशन करना दोस्तों। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।